हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे हैं। आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अपना ध्यान भी पूरा रख रहे होंगे। वीडियो का ये शायद 4th पार्ट है जिसके अंदर हम प्रश्न बैंक को डील कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि ये राजस्थान बोर्ड ने भेजा है। बच्चों, राजस्थान बोर्ड ने ऐसा कोई क्वेश्चन बैंक नहीं भेजा है, ये मैं आपको कितनी बार बताऊं। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस अच्छे हैं। कुछ एक आउट ऑफ सिलेबस हैं, उनको छोड़ दो तो क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे हैं, नो डाउट अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इनमें से आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आप इन्हीं के भरोसे रहें ये गलत बात रहेगी। ठीक है, अगर आपको मार्किंग करनी, आपको पास होना है, नो डाउट, ठीक है ये बात। अगर आपको पास होना है ना बच्चों, तो फिर ये ठीक है, बिल्कुल सही है, आप इस क्वेश्चन बैंक से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मार्किंग करनी है 90 प्लस और 100 टच करना है, तो फिर इस क्वेश्चन बैंक के भरोसे मत रहें। इसके सवाल करें सारे, लेकिन सिर्फ इसी को ही पढ़ें, ऐसा मत करना। चलिए वीडियो चालू करते हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी, फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई, आज हम रिक्त स्थान की पूर्ति करो वाले क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, सबसे पहला जो सवाल आप सभी को दिखाई दे रहा होगा वो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र है। अब देखो, ऐसे तो किसी को याद रहता नहीं है, किसी की भी विमा सभी को याद रहती नहीं है, खासकर मेरे को तो याद नहीं रहती। सही से बताऊं तो मैं फॉर्मूला देखता हूं और काम करता हूं। तो मैं सबसे पहले फॉर्मूला लिख रहा हूं, आपका आंसर मैं बता दूंगा आपको क्या लिखना है। F डिवाइडेड बाई Q होता है विद्युत क्षेत्र, और विद्युत क्षेत्र की विमा पूछ रहा है। ठीक है, तो F का क्या होगा, M1 L1 T-2, आवेश का होता है A1 T1। सॉल्व कीजिए इसे, तो ये हो जाएगा M1 L1 T-3 A-1। ठीक है, क्या है, आपको क्या लिखना है उसके ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट में मतलब रिक्त स्थान में क्या लिखना है, आपको ये लिखना है M1 L1 T-3 A-1, और ये रफ में आप काम कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, किसी आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आवेश तथा आकार होता है। आवेश बच्चों कितना, अनंत, एवं आकार नगण्य होता है। ठीक है, ध्यान रखिए, किसी आदर्श विद्युत द्विध्रुव का आवेश मतलब एक का आवेश बोल रहा है, पूरे द्विध्रुव का आवेश तो वैसे 0 होता है और आकार नगण्य होता है। तो अगर संपूर्ण द्विध्रुव की बात करें तो कोई भी द्विध्रुव तो आवेश 0 होगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको पता है द्विध्रुव की शर्त पूछ रहा है। ठीक है, ये क्या पूछ रहे हैं, द्विध्रुव की शर्त क्या है, तो हम बोलते हैं द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण क्या होना चाहिए, अनंत होना चाहिए, और उसका आकार नगण्य और 0 के तुल्य होना चाहिए। तो द्विध्रुव का आवेश अनंत एवं आकार नगण्य, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा पहले में अनंत कॉमा नगण्य। ठीक है, तीसरा देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है या व्यक्त करती है। तीसरे में क्या आएगा बच्चों, किसकी दिशा को, विद्युत क्षेत्र की दिशा को। रिक्त स्थान में क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, चौथे में देखिए, दो स्थिर आवेशों के बीच कार्यकारी बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, कूलाम का नियम है, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती, पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, समानुपाती आएगा, यही तो होता है कूलाम के नियम में, तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अगले में क्या आएगा, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, लिख लीजिएगा। पांचवा देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं से प्रारंभ होकर पर समाप्त होती है, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर, कहां से, धनात्मक आवेश से प्रारंभ होकर, तो पहले में धनात्मक आवेश, और कहां पर समाप्त होती है, ऋणात्मक आवेश पर, ऋणात्मक आवेश पर समाप्त होती है। दूसरे पे ये लिख लीजिएगा। तो 5 हो गए। छठा देखिए, छठा क्या है, विद्युत द्विध्रुव की विमा होती है। देखो, विद्युत द्विध्रुव P लिखते हो, मैं विमा नहीं लिख रहा हूं, अभी बना लेंगे विमा। P इक्वल्स टू क्या होता है बच्चों, Q इंटू 2A होता है क्या, Q का क्या, A1 T1 होता है विमा, है ना, और दूरी की क्या होती है, L1। तो इसकी विमा आप क्या लिखोगे छठे के अंदर, M0 द्रव्यमान है नहीं, L1 T1 A1। ठीक है, ये विमा लिख करके आओगे।
M0L1T1A1 लिख करके आ जाइएगा। हाँ, आगे देखिए, एक क्वांटम आवेश का मान होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना बच्चों, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम, लिख लीजिएगा। क्वांटम आवेश का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कूलाम बल का मान सुचालक माध्यम में कितना होता है बच्चों, 0। सुचालक माध्यम में कितना होता है, 0 होता है ना। एप्सिलॉन r का भाग लगता है, और सुचालकों के लिए अर्थात चालकों के लिए एप्सिलॉन r परावैद्युतांक का मान अनंत होता है, इसलिए फिर बल 0 हो जाता है। 9वां देखिए, सुचालक माध्यम में परावैद्युतांक का मान कितना होता है, अभी जस्ट मैंने बोला कितना बच्चों, अनंत होता है ना। सुचालक माध्यमों के लिए परावैद्युतांक एप्सिलॉन r का मान कितना होता है, अनंत होता है। फिर देखिए 10वां, विद्युत बल रेखाएं किसी समविभव पृष्ठ के सदैव, समविभव पृष्ठ के हमेशा क्या होती है विद्युत बल रेखाएं, लंबवत होती हैं। हमेशा क्या होती हैं, लंबवत होती है। 11वां देखिए, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के मध्य बना न्यून कोण को उस स्थान का क्या बोलते हैं बच्चों, दिक्पात का कोण। अरे याम्योत्तरों के बीच में तो कौन सा कोण होता है, दिक्पात का कोण ही होता है, दिक्पात का कोण। और नतिकोण किसके बीच में होता है बच्चों, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बी और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बीच वाला कोण, है ना। अगला देखिए 12वां, चुंबकीय याम्योत्तर में पृथ्वी के परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बने कोण को क्या कहते हैं, नतिकोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं, नतिकोण। देखो दोनों परिभाषाएं आ गई हैं और इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं, ये याद ही रखना। वह ताप है, 13वां बोल रहा हूं, वह ताप है जिस पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ में बदल जाता है। कौन सा ताप है बच्चों, क्यूरी ताप। कौन सा ताप, क्यूरी ताप वह ताप है जिसमें लोह चुंबकीय अनुचुंबकीय में परिवर्तित हो जाता है। अगला देखिए 14, वह चुंबकत्व जो किसी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय क्षेत्र हटाने पर भी शेष रह जाता है, अवशेष चुंबकत्व कहलाता है। क्या कहलाता है, धारणशीलता जिसे आप बोलते हो ना, अवशेष चुंबकत्व कहलाता है। उस चुंबकत्व को क्या बोलते हैं, अवशेष चुंबकत्व बोलते हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। हाँ भाई कहाँ गया, ओके। 15वां, ध्रुव सामर्थ्य का मात्रक है। देखो मात्रक होता है इसका एम्पियर मीटर, लेकिन पूछा जाएगा नहीं। अगला देखिए, क्योंकि कोर्स का नहीं है ना, ये वाला कोर्स का भाग नहीं है ध्रुव सामर्थ्य। 16वां देखिए कि सुग्राहिता का मान ऋणात्मक होता है। सुग्राहिता को काट करके चुंबकीय प्रवृत्ति कर लीजिए, सुग्राहिता नहीं है, कि चुंबकीय प्रवृत्ति का मान ऋणात्मक होता है। कौन से पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक होती है, प्रति चुंबकीय। कौन सा सवाल है भैया ये, 16वां। कौन सा, प्रति चुंबकीय पदार्थों की चुंबकीय प्रवृत्ति। चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है बच्चों, काईएम, है ना, जिसे आप एक्सएम भी करते रहते हो, का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। फिर पदार्थ, 17वां बोल रहा हूँ, पदार्थ चुंबक के द्वारा क्षीण रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। इनकी चुंबकीय पारगम्यता या पारगम्यता 1 से कम होती है। देखो एक ही प्रकार के पदार्थ हैं जो किसी चुंबक से या चुंबकीय क्षेत्र से क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। कौन से पदार्थ हैं वो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं, यही प्रतिकर्षित होते हैं। तो इस 17वें का भी क्या आएगा, प्रतिचुंबकीय आएगा। अगला देखो 18वां क्या बोल रहा है, पदार्थ के परमाणु का नेट चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। ये भी 18वें में लिख लो, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ही है जिनके परमाणुओं का क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण 0 होता है। ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो इसका भी मतलब 18वें का भी, 18वां ही ना, हाँ 18वें का भी क्या लिखना है हमें, प्रतिचुंबकीय पदार्थ ही लिखना है। तीनों में प्रतिचुंबकीय है भाई। आगे देखिए, चुंबकीय आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक कोर्स से हटा दिया गया है।
19वां कोर्स का भाग नहीं है तो रहने दीजिए, वैसे एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। 20वां देखिए, मिश्र धातु लोह चुंबकीय। कौन सी मिश्र धातु? अल्निको। कौन सी? अल्निको। एल्यूमिनियम प्लस निकेल प्लस कोबाल्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? अल्निको बोलते हैं। फिर 21वां देखिए, आयाम मॉडुलन तरंग में कौन सी आवृत्तियां होती हैं या कितनी आवृत्तियां होती हैं? ये दो तरीके से दिया जा सकता है। तो किसी भी आयाम मॉडुलन तरंग में 3 आवृत्तियां होती है बच्चों। कितनी? 3। तो आप लिख सकते हैं कौन कौन सी आवृत्तियां होती हैं आयाम मॉडुलित तरंग में? वाहक आवृत्ति, निम्न पार्श्व बैंड आवृत्ति एवं उच्च पार्श्व बैंड आवृत्तियां होती है। कौन कौन सी? वाहक, निम्न पार्श्व बैंड एवं उच्च पार्श्व बैंड आवृत्तियां होती है। ठीक है। चलो आगे देखिए 22वां, आयाम मॉडुलन में यूएसबी का अर्थ है, यूएसबी अपर साइड बैंड। क्या होता है? अपर साइड बैंड, उच्च पार्श्व बैंड। ठीक है। फिर 23वां देखिए, आयाम मॉडुलन रेडियो संकेत की सामान्य बैंड चौड़ाई होती है। देखो आयाम मॉडुलन में लिख लीजिएगा, आयाम मॉडुलन में रेडियो संकेत की सामान्य बैंड चौड़ाई कम होती है। 22वां ये ना, ओके मैं गलत लिख रहा हूँ क्या? ओके ये 22वां था, ये 23। ठीक है। तो क्या होती है? बैंड चौड़ाई कम होती है। और कितनी होती है वो आपको पता होना चाहिए, 2 FM होती है। ठीक है। फिर 24वां देखिए, टीवी प्रसारण में कौन से मॉडुलन की आवश्यकता होती है? आवृत्ति मॉडुलन की आवश्यकता होती है। फिर अगला देखिए, तरंगे दूर संचार से संबंधित है। कौन सी तरंगे बच्चों? रेडियो तरंगे, है ना, रेडियो तरंगे दूर संचार से संबंधित है। 26वां देखिए, क्षीण आवृत्ति संकेतों, मतलब बहुत कम आवृत्ति के संकेतों को उच्च आवृत्ति के संकेतों पर अध्यारोपित करने की प्रक्रिया कहलाती है मॉडुलन। 26वें में क्या लिखना है? मॉडुलन लिख लीजिए। मैं लिख नहीं रहा हूं, 26वें का क्या लिखोगे? मॉडुलन लिखोगे। फिर 27वां देखिए, ये सवाल मेरे को पूछा था 27, 28 और 29 किसी बच्चे ने पूछे थे, मैंने उसे रिप्लाई नहीं किया था। देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरणों को विकिरित करने के लिए स्रोत का कार्य करता है तथा ग्राही का भी कार्य करता है। देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों को एक तो भेजने का और एक ग्रहण करने का, दोनों का काम कौन करता है बच्चों? आंसर है कौन सा है? ये एंटीना। 27वां ये ना, एंटीना। ठीक है। एंटीना ही उन्हें भेजने का काम भी करता है और उन्हें ग्रहण करने का काम भी करता है। फिर वैसे ट्रांस रिसीवर भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ट्रांस रिसीवर आपके बुक में कहीं है नहीं। 28वां देखिए, मॉडुलन में ग्राही क्षेत्रफल का मान मॉडुलन की तुलना में कम होता है। अब इस तरीके की कहीं लाइन हमारी बुक में भी नहीं है और देखा जाए तो ये कहीं मिलेगी भी नहीं, लेकिन जिस तरीके का सवाल है इसमें 2 मॉडुलनों की तुलना की गई है और एक के लिए क्षेत्रफल को कम बताया, एक में ज़्यादा बताया। तो ये बात ध्यान में रखो, आवृत्ति मॉडुलन जो है वो ज़्यादा अच्छा है कंपैरेटिवली आयाम मॉडुलन के। ठीक है। तो हम बोलेंगे आवृत्ति मॉडुलन में ग्राही क्षेत्रफल का मान आयाम मॉडुलन की तुलना, नहीं उल्टा बोल गया मैं, आयाम मॉडुलन में ग्राही क्षेत्रफल का मान आवृत्ति मॉडुलन की तुलना में कम होता है। पहले में क्या आएगा? इसमें आयाम आएगा, आयाम में कम होता है, और आवृत्ति में क्या होता है? आवृत्ति मॉडुलन में ज़्यादा होता है। जिस हिसाब से सवाल दिया ना उसके हिसाब से यही 2 मॉडुलन बैठते हैं। तो पहले वाले में आयाम लिखिएगा, दूसरे वाले में आवृत्ति लिख लीजिएगा। 29वां देखिए, 2 रिक्त स्थान दिए हुए तथा बीच में लगा के मध्य भौतिक संपर्क को क्या कहा जाता है? लाइन संचार कहा जाता है। हाँ भाई, भौतिक संबंध किनके बीच में बच्चों? प्रेषित्र तथा ग्राही, है ना, या अभिग्राही। प्रेषित्र तथा अभिग्राही के मध्य भौतिक संबंध क्या कहा जाता है? संचार लाइन कहा जाता है।
फिर तीसरा देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर, देखो विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर क्या होते हैं बच्चों, लंबवत। क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलो मैं एक बार के लिए वीडियो को देख लेता हूँ, उसके आगे ये छोटे छोटे सवाल जो हैं थोड़े बहुत वो भी करने की कोशिश करते हैं, सेक्शन बी भी करने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक ठाक है, अभी 17 मिनट का ही हुआ है वीडियो भी। आगे देखिए, भंवर धारा किसे कहते हैं, इसके कोई दो उपयोग लिखिए। भंवर धाराएं क्या होती हैं, तो हम बोलते हैं जब किसी धातु के स्थूल टुकड़े, सुन लीजिए, जब किसी धातु के स्थूल टुकड़े से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके संपूर्ण आयतन में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार धाराएं या विद्युत धाराएं प्रेरित होती हैं, जिन्हें भंवर धारा कहा जाता है। वापस से मैं लिख देता हूं, इसे एक ही लाइन के अंदर कंप्लीट कर लो। ये पहला ही सवाल है, सभी के लिए नहीं लिखूंगा वैसे मैं। क्या भाई, जब किसी धातु के स्थूल टुकड़े से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इसके संपूर्ण आयतन में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार विद्युत धाराएं प्रेरित होती हैं। जिन्हें भंवर धारा कहते हैं या भंवर धाराएं कहते हैं। फिर अगर आप सवाल को पढ़ेंगे तो इनके उपयोग पूछें कि इनके कोई दो उपयोग लिखिए, तो पहला आप सबसे सिंपल लिखिए ना बच्चों, ज़्यादा आप काम टिपिकल मत कीजिए। तो हम बोलते हैं कि धातु अयस्क से, समझिएगा लिखने का तरीका, धातु अयस्क से धातु प्राप्त करने में प्रेरण भट्टी में, यहाँ पर अंडरलाइन कर लो, प्रेरण भट्टी में भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। भंवर धारा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से काम करो। फिर और क्या कर सकते हो आप, दूसरा क्या लिख सकते हो, वो ट्रेन वाला लिख दो। विद्युत ट्रेनों में ब्रेक लगाने के लिए भंवर धाराओं का उपयोग किया जाता है, एक ये लिख लो। ठीक है, अदरवाइज आप रुद्रदौल धारा मापी भी लिख सकते थे और ऊष्मापारे उपचार भी लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये बहुत सीधे पड़ते हैं, है ना। विद्युत ट्रेनों में ब्रेक लगाने में भंवर धाराओं का उपयोग और धातु यश से धातु प्राप्त करने में प्रेरण भट्टी में भी भंवर धारा का उपयोग। अगला देखिए, चुंबकत्व का गाउस का नियम लिखिए। दूसरा सवाल ये, ठीक है बच्चों। चुंबकत्व का, अरे भगवान, ये देखो,
चुंबकत्व का गाउस का नियम क्या है बच्चों? समाकलन B सदिश डॉट ds सदिश बराबर 0। ये जरूर लिख करके आओगे और बोलोगे कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। ठीक है, काम खत्म, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। दूसरा देखिए B क्या बोल रहा है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम लिखिए। मैं बहुत बार बता चुका हूँ। क्या भाई, जब किसी कुंडली या फिर परिपथ से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फिर नेक्स्ट में आ जाओ, किसी बंद कुंडली और या फिर किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है। ठीक है, ये लिख दो और फिर माइनस लगा दीजिएगा d∅ डिवाइडेड बाई dt, खत्म। एन फेरो के लिए आप कैपिटल एन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये लिखना बहुत जरूरी है, ये वाला, कि इस नियम के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के तुल्य होता है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, एक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 20 हेनरी है। कुंडली का स्वप्रेरकत्व कितना है? 20 हेनरी है। फिर क्या बोल रहा है, 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए, कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल? 100 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करने के लिए 1 सेकंड में 10 एम्पियर की धारा का मान घटकर कितना हो जाना चाहिए? कितने समय में? समय का परिवर्तन कितना? 1 सेकंड। धारा प्रारंभ में कितनी है? 10 एम्पियर है। कितनी हो जानी चाहिए? I2 क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं कॉन्सेप्ट देखूं तो मेरे पास में जब स्वप्रेरकत्व होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है माइनस का L di डिवाइडेड बाई dt, यही होता है। चलिए, ये हो जाएगा माइनस का L di, क्या होगा? I2 माइनस I1 कर दूं क्या? अंतिम धारा माइनस प्रारंभिक धारा, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों? dt। चलिए मान रखो, E का मान कितना? 100 बराबर L का मान कितना? 20। I2 ज्ञात करना है, I1 है 10 बटा dt, 1 सेकंड दिया हुआ कोई नहीं। चलो ये तो 5 लिख देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 5 बराबर माइनस I2 माइनस 10, यही होगा। चलो कितना? माइनस का I2 प्लस का 10 बराबर क्या बच्चों? 5। इसको उठा करके इधर लेकर के आओ, तो माइनस का 10 प्लस का 5 इज इक्वल्स टू माइनस का I2। कितना हुआ भाई? माइनस का 5 इज इक्वल्स टू माइनस का I2। तो इसका मतलब I2 बराबर कितना बच्चों? 5 एम्पियर। धारा घट करके 10 एम्पियर से कितनी हो जानी चाहिए थी? 5 एम्पियर हो जानी चाहिए थी। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? स्वप्रेरकत्व पढ़ते ही आपके दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए विद्युत वाहक बल, क्योंकि 2 चीज़ें दे दी तो इनसे रिलेटेड क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर अगला देखो, चौथा, 4th वन देखिए किस तरीके से काम करेंगे। एक बार के लिए मिटा देता हूं मैं। हाँ भाई, 4th, बीस ओम प्रतिरोध का मान कितना दे रखा है? 20 ओम दे रखा है, तथा 100 फेरों वाली एक कुंडली में, फेरों की संख्या 1000 है, 1000 फेरों वाली एक कुंडली में 6.5 गुणा 10 की घात -4 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है। ओके, प्रारंभ में गुजर रहा है ना। ओके हाँ, 2 चुंबकीय फ्लक्स है। अगर सवाल को पढ़ोगे तो प्रारंभ में कितना? 6.5 गुणा 10 की घात -4 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स गुजर रहा है।
फिर क्या बोल रहा है, यदि 1 सेकंड में यह फ्लक्स कम होकर के 15 गुणा 10 की घात -5 वेबर हो जाता है। कितने समय में dt देखो, 1 सेकंड में, है ना। 0.1 लिखा हुआ है, वैसे 0.1 होना चाहिए, चलो 0.1 ही मानूंगा मैं तो, जो मेरे को दिखाई दे रहा है। ये फ्लक्स कम होकर के कितना है φ2 का मान भैया, 15 गुणा 10 की घात -5 वेबर। इसे थोड़ा सा सही लिखूं तो ये हो जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात -4 वेबर हो जाता है। चलिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं प्रेरित धारा का मान ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा का मान ज्ञात करना है। सिंपल है, प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस का n d फाई डिवाइडेड बाय dt। बताओ भी कहीं दिक्कत है क्या, होना ही नहीं चाहिए। फ्लक्स में परिवर्तन φ2 φ1, है ना। चलिए, तो ये हो जाएगा n का मान देखिए, n का मान कितना है भाई, 1000 है, माइनस इधर लगा हुआ है। फिर d फाई समझिएगा, d फाई होगा φ2 φ1। φ2 का मान कितना, 1.5 गुणा 10 की घात -4, माइनस φ1 का मान कितना, 6.5 गुणा 10 की घात -4 डिवाइडेड बाय dt का मान कितना है, 1 सेकंड है। चलो, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये हो जाएगा माइनस का 1000, समझिए 10 की घात -4 इधर भी है, 10 की घात -4 इधर भी है, कॉमन ले लूँ के 10 की घात -4 को, क्या बच गया, 1.5 - 6.5, ठीक है। कुल मिलाकर के आएगा -5, अरे यही तो आएगा। तो ये हो जाएगा 1000 गुणा -5 गुणा 10 की घात -4 वोल्ट, ये ई का मान, ठीक। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर ये 10 की घात 3 है, ये 10 की घात -4 है, हो गया कितना, 10 की घात -1, 5 गुणा 10 की घात -1, जिसे आप लिखोगे 0.5 वोल्ट, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित धारा I बराबर होगा E डिवाइडेड बाय R। E का मान कितना, 0.5, R का मान कितना, 20। कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं एम्पियर लगा रहा हूँ, ठीक है। पता चल गया तरीका क्या है, फॉर्मूला समझिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस का n d फाई डिवाइडेड बाय dt से काम करोगे। आगे देखिए, अर्ध शक्ति आवृत्तियों को परिभाषित कीजिए। वे आवृत्तियां, है ना, किसी श्रेणी LCR परिपथ में धारा एवं आवृत्ति के मध्य बने ग्राफ में वे आवृत्तियां जहां शक्ति का मान अनुनादी आवृत्ति पर प्राप्त अधिकतम शक्ति का आधा होता है, अर्ध शक्ति आवृत्तियां कहलाती हैं। वापस से आगे वाली लाइन अगर नहीं लिखना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट इतना ध्यान में रखो कि अर्ध शक्ति आवृत्तियां वे आवृत्तियां होती हैं जिन पर शक्ति का मान अनुनादी आवृत्ति पर शक्ति के मान का आधा होता है। मतलब इन पर जो पावर होती है वो मैक्सिमम पावर की कितनी होती है, आधी होती है, ठीक है। इन बिंदुओं पर विद्युत धारा का मान कितना होता है तथा इन बिंदुओं पर विद्युत धारा का मान अधिकतम धारा का, कितनी धारा का, अधिकतम धारा का 1/√2 गुना होता है। √2 का भाग लगेगा तो 1/√2 गुना हो गया। हाँ भाई, छठा देखिए क्या बोल रहा है, LCR परिपथ में R बराबर 100 ओम, L बराबर 1 मिली हेनरी और C बराबर 1000 माइक्रोफेरेड। तो परिपथ में अनुनादी आवृत्ति व बैंड चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये लो बहुत सिंपल है। अनुनादी आवृत्ति F बराबर क्या, 1/2 पाई √LC। कैलकुलेशन देवताओं खुद को ही करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ मान रख के दे रहा हूँ। L का मान देखिए कितना मिली है, 10 की घात -3 और C का मान कितना, 1000 गुणा 10 की घात -6। सोचो 10, ये तो कैंसिल हो गया बेचारा, 10 की घात -6 को बाहर निकालो तो क्या रहेगा, 10 की घात -3 रहेगा। 10 की घात -3 ऊपर चला गया तो ऊपर गया 1000, 1000 में किसका भाग, 2 पाई का, हर्ट्ज।
है ना, 500 बटा पाई हो गया देखा जाए तो। चलिए ये भी हो गया। फिर और क्या चाहिए भैया, आपको चाहिए बैंड चौड़ाई। बैंड चौड़ाई को हम लिखते हैं क्या, डेल एफ, और ये होता है 1/2 पाई आर डिवाइडेड बाय एल, है ना। तो ये हो जाएगा 1/2 पाई आर, आर का मान कितना भाई 100, और एल का मान कितना 10 की घात -3। सॉल्व करते रहिएगा भाई। बैंड चौड़ाई के लिए आप मात्रा क्या लगाएंगे, हर्ट्ज लगाएंगे, है ना। लेकिन सॉल्यूशन आपको ही करना है, मैथमेटिक्स तो आपके ऊपर ही। फिर 7वां, एल आर परिपथ या आर एल परिपथ में फेजर आरेख और प्रतिबाधा आरेख बनाइए। बच्चों अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने ये बताया था सवाल बहुत अच्छे से, आपको याद है ना। अभी मैंने वो करवाया था, क्या नाम है, प्रत्यावर्ती धारा वाला चैप्टर बहुत अच्छे से करवाया है बच्चों। उसके अंदर एल आर सारे परिपथी एक सब नया 2 घंटे का वीडियो बनाया, प्लीज़ देख लीजिएगा, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा 10वां। अब इसका 8वां सवाल, 8वां सवाल अब बाद में ही करेंगे, ठीक है। बचे हुए सवाल जो हैं वो अपन बाद में करेंगे, इसके 39 सवाल हैं, बाद में करेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।